Hello everyone, this is Mohit Sagani. Today we are coming with a very interesting video, Newton's law of motion. Yes, न्यूटन बाबा की कहानी मेरी जुबानी. आज आपको पूरा न्यूटन बाबा ने जो जो हमें लॉज दिए हैं, है ना, न्यूटन बाबा ने बहुत सारे लॉ दिए हैं, 3 लॉ बेसिक, उन लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे. यस, इसमें हम फ्रिक्शन को कंसिडर अभी नहीं करने वाले हैं. फ्रिक्शन को हम अगले वीडियो में लेंगे. विदाउट फ्रिक्शन जो भी लॉज ऑफ मोशन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो इस सिनॉप्सिस से आपके हो जाएंगे आराम से. तो ये वीडियो सारे बच्चे देख सकते हैं जो अभी 11th में है और उनका ऑब्वियसली ये चैप्टर हो गया होगा, वो भी इसलिए आप चैप्टर रिवाइज करें. जिनका एग्जाम आने वाला है या सभी हमारे फरवरी में जिनका एग्जाम आने वाला है वो भी अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भूल चुके हैं या सिनॉप्सिस याद नहीं है, फॉर्मूलाज भूल गए हैं, बेसिक्स भूल गए हैं, वो भी ये वीडियो देख के अपना बेसिक्स रिवाइज कर लें. नीट वाले बच्चे भी रिवाइज कर लें. चलिए स्टार्ट करते हैं. न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में सबसे पहले यहाँ पर एक टर्म आती है जिसका नाम है फोर्स. क्या होता है फोर्स? फोर्स नथिंग एल्स, इट्स ए पुश और पुल. हमने इसको पुश किया और पुल किया, इसको ही हम क्या बोलते हैं? फोर्स. तो ये एक सिंपल एंड टर्म में मैंने लिख दिया पुश पुल. यही तो, इसी के ऊपर तो गेम है. पूरा चैप्टर न्यूटन बाबा ने फोर्स के ऊपर ही तो दिया है. अब यूनिट्स की बात कर लेते हैं हम. पहले यूनिट के बारे में खेल लेते हैं. तो फोर्स की यूनिट जो होती है वो हमारी होती है न्यूटन. फोर्स की यूनिट क्या होती है हमारे? न्यूटन. एंड 1 न्यूटन इक्वल टू 1 न्यूटन 10 टू द पावर 5 डायनो के इक्वल है. देख लिया आपने, इसलिए तो ये चैप्टर इतना जोरदार है. 1 न्यूटन 10 टू द पावर 5 डायन्स के इक्वल है. ये एक हमारा कन्वर्जन हो जाता है. अब फोर्स की एक और यूनिट होती है जिसको बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल यूनिट, जो ग्रेविटेशनल फोर्स में हम लोग यूज कर सकते हैं. तो ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होती है हमारे पास में? दैट इज 1 kg फोर्स. 1 kg फोर्स बोलो या फिर इसको बोलो 1 kg वेट. 1 kg फोर्स और 1 kg वेट इक्वल टू होता है 9.8 न्यूटन. कन्वर्जन याद रख लेना बेटा. 1 kg फोर्स और 1 kg वेट इक्वल टू होता है 9.8 न्यूटन. और अगर हमारे पास में हो 1 GF, यस 1 गर्लफ्रेंड इक्वल टू होगा 980 डाइन. एक गर्लफ्रेंड 980 डाइनों के इक्वल है. सोच लो, कुछ कुछ बच्चे एक से ज्यादा भी रखने की कोशिश करते हैं. यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे? 1 ग्राम फोर्स इक्वल टू 980 डाइन. देखो न्यूटन ने बता दिया था कि यहाँ पर ये डेंजर जोन है. नाउ 1 ग्राम फोर्स को हम लोग अगर डाइन में कन्वर्ट करना है तो 980 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. ये तो हुआ यूनिट का बात. अब हम जाते हैं सबसे फर्स्ट टर्म जिसको बोला जाता है इनर्शिया. हम जब ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो ये टर्म पे आते हैं इनर्शिया. इनर्शिया का मतलब क्या होता है यार? ये बॉडी की टेंडेंसी है. अगर बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहेगी, बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगी. इसी टेंडेंसी को, इसी प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी को बोला जाता है इनर्शिया. मतलब बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहेगी, बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी. ये हमेशा अपने चेंज को अपोज करती है. इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ बॉडी बाय विच इट कैन अपोज द चेंज. ओके, तो ये हमारे पास में इसका मीनिंग हो गया. न्यूमेरिकली इनर्शिया को क्या बोलते हैं? तो न्यूमेरिकल अगर हम लोग देखें, न्यूमेरिकली इनर्शिया इज मास. न्यूमेरिकली इनर्शिया इज मास. मतलब क्या हो गया? अगर किस बॉडी का मास ज्यादा है तो वो अपने चेंज को अपोज भी ज्यादा करेगा. मास कम है तो वो अपने चेंज को अपोज भी कम करेगा. इसी के ऊपर बेस्ड है हमारे न्यूटन बाबा का पहला लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. न्यूटन बाबा ने अपना फर्स्ट लॉ इनर्शिया पे ही दिया है. क्या बोला उन्होंने बच्चों लोग? अगर बॉडी रेस्ट पे है, ये बॉडी है हमारी शानदार सी बॉडी है मास वाली. अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी until unless उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं किया है. मतलब जैसे ये फर्स्ट लॉ की बात कर रहे हैं, इस बॉडी पर नेट फोर्स 0 है. नेट मतलब टोटल फोर्स. जैसे यहां से हमने F फोर्स अप्लाई किया, इधर से भी F फोर्स अप्लाई हो गया, तो नेट फोर्स कितना हो गया बेटा? F. ये पॉजिटिव x में जा रहा है पॉजिटिव रखा, नेगेटिव x में जा रहा है नेगेटिव रखा. टोटल फोर्स कितना हो गया? 0. जब नेट फोर्स 0 होगा तो बॉडी की पोजीशन में कोई चेंज नहीं होने वाला, बॉडी की स्टेट में कोई चेंज नहीं होने वाला. अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, और वी कैन से यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी. रिमेन in rest or uniform motion until no net external force. देखो बिल्कुल सिंपल वर्ड में लिख रहा हूं क्योंकि रिवीजन है तो उस फॉर्मेट में ही चलेंगे.
तो नेट फोर्स जीरो है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो है मतलब बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट रहेगी, अगर मोशन पे है विद सर्टेन वेलोसिटी तो उसी वेलोसिटी के साथ मूव करती रहेगी, उसकी स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर है? अब हमारे बाबा ने दूसरा लॉ दिया, बाबा ने दूसरा लॉ दिया। उस लॉ से पहले हमें एक टर्म को समझना चाहिए, वो टर्म है मोमेंटम। कौन सी टर्म है? मोमेंटम। अब आपके मन में एक ख्याल आया होगा कि सर मोमेंटम क्या है? मोमेंटम वो क्वांटिटी है जो मोशन को मेजर करती है। मोमेंटम वो क्वांटिटी है जो मोशन को मेजर करती है। तो वी कैन से दैट मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। चलो याद कर लो, मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम इज डिनोटेड बाय p। Momentum is denoted by p and this momentum is vector quantity. This momentum is vector quantity, तो ऊपर एरो लगा दो और इसको लिख दो mass into velocity vector। वाह जी वाह, मस्त हो गया एकदम पॉइंट। mass into velocity। और बेटा ये हमारा मोमेंटम है, तो मोमेंटम की यूनिट क्या हो जाएगी? kg मीटर सेकेंड। ऑब्वियसली मास केजी, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, तो मोमेंटम की हो जाएगी केजी मीटर पर सेकेंड। क्लियर? मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, ये मोशन को मेजर करती है, मतलब मोमेंटम है बॉडी के पास, मतलब बॉडी मोशन में है। तो हमारा न्यूटन बाबा का सेकंड लॉ क्या बोलता है? देखिए ध्यान से, न्यूटन सेकंड लॉ। तो न्यूटन बाबा का सेकंड लॉ जो है वो हमारा है सिंपल। उन्होंने बोला था कि जो फोर्स है, आई रिपीट, ये फोर्स कौन सा है? एक्सटर्नल फोर्स। दिस एक्सटर्नल फोर्स नेट, टोटल जो बॉडी पे एक्ट हो रहा है, दिस एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। This external force is directly proportional to rate of change of momentum। अब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाओ बेटा, यहाँ पर वो कांस्टेंट 1 ही है, तो F इक्वल टू आएगा dp/dt। वाह। अब यहां से मैं दो केस में ले जाऊंगा, खटा। केस नंबर 1, F इक्वल टू d/dt। P को क्या लिखेंगे बेटा? P मतलब मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो बच्चे लोग, अगर हमारा मास कांस्टेंट है, जो हम लोग जनरली करते हैं क्वेश्चंस, जिसके अंदर आपको याद होगा हमारा ब्लॉक है, ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई किया, ब्लॉक मूव किया, मास तो कांस्टेंट रहता है। अगर हमारा मास कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, बचेगा क्या? dv/dt। परफेक्ट। इफ हमारा मास कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ऐसा कौन सा केस है जिसमें मास कांस्टेंट नहीं है, मास वेरिएबल है? भाई रॉकेट वाला केस। यस, रॉकेट वाला केस। रॉकेट में क्या होता है कि वो जो फ्यूल जो बर्न होता है, जो एग्जॉस्ट गैस निकलती है, उसके साथ साथ में मास भी बाहर निकलता है। तो वहां पर हमारा रेट ऑफ मास आता है, मास टाइम के साथ चेंज होते जा रहा है। यस, हम लोग बलम पिचकारी, हम जब वो होली में या फिर गाड़ी वाड़ी साफ करते हैं तो पाइप लेके घूमते हैं, जो पाइप से वाटर निकलता है वो भी रेट ऑफ मास का एग्जांपल है। वहां पर भी कंटिन्यूसली मास टाइम के साथ में बाहर निकल रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंजेस आ रहे हैं, तो उसको भी रेट ऑफ मास बोलते हैं। तो उस केस में वेलोसिटी कांस्टेंट, मास वेरिएबल रहेगा, तो मास यहाँ पर रह जाएगा तो dm/dt। हमने p को mv पुट किया है, v कांस्टेंट था तो बाहर आ गया तो dm/dt। दिस dm/dt को बोला जाता है रेट ऑफ मास। dm/dt इज नोन एज द रेट ऑफ मास। परफेक्ट बच्चा लोग, क्लियर? और dv/dt एवरीवन नोज दैट एक्सेलरेशन है ना, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज द एक्सेलरेशन। आवर फेवरेट फार्मूला F इक्वल टू मा मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन। डम बेटा, ये केस कौन सा होगा? केस दिमाग में बैठा लो, रॉकेट वाला केस। दूसरा केस कौन सा होगा हमारा? वो पाइप वाला केस। हमेशा याद रखो, इन केस में हमें ये फार्मूला यूज करना है। ले लो पहले शानदार स्क्रीनशॉट। ओके, लेट्स मूव, आगे चलते हैं। सेकंड लो तो हो गया क्लियर। अब एक और टर्म आती है यहाँ पर फेवरेट सी, जिसको बोला जाता है इंपल्स। क्या बोलते हैं जिसको हम? इंपल्स। अब इंपल्स को भी समझ लेते हैं। तो न्यूटन बाबा ने तो फोर्स के बारे में बता दिया कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन या फिर v इनटू dm/dt।
उसके बाद में नेक्स्ट जो टर्म आती है जिसको हम लोग बोलते हैं इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है? हम लोगों को धोनी अच्छा लगता है, डेफिनेटली अच्छा लगता है। हार्दिक पांड्या भी हमें अच्छा लगता है क्योंकि बहुत लंबे लंबे सिक्स मार रहे हैं आप। ये जो बैट से बॉल को हिट करने का प्रोसेस है, बैट से बॉल को हिट करने का प्रोसेस है, दैट इज नॉन एज द इम्पल्स। ओके, मतलब फोर्स अप्लाइड for a shortest period of time, force applied for a shortest period of time is known as the impulse। बहुत बढ़िया सी डेफिनेशन बता दी है impulse की, force applied for short period of time। तो टाइम जो लग रहा है आपने खुद ने देखा होगा, बैट से ऐसे स्लो मोशन वाला नहीं है भाई, आराम से फट शॉट पड़ता है हमारे। तो यहाँ पे बैट और बॉल के बीच में जो टाइम कॉन्टेक्ट टाइम है वो बहुत लेस रहता है फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बेस्ट इंपल्स के बारे में ये मीनिंग मिल चुका है। अब बेटा इंपल्स जो है, अब आपके मन में ये तो समझ में आ गया कि यार फोर्स टाइम का कुछ सीन है। तो इंपल्स को मैं अगर चाहूं तो डिनोट इस तरह से कर सकता हूं कि इंपल्स इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। याद रखते जाओ बेटा, इंपल्स इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। क्लियर हो गया, दिमाग में बैठ गया। इंपल्स भी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स वेक्टर है। तो ये है हमारा वेक्टर। इसकी बेटा यूनिट क्या होगी? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड। डन डन, ठीक है। इंपल्स की यूनिट भी लेकर आ गए हम लोग। अब इंपल्स होता क्या है ये भी समझ में आया, बैट से बॉल को हिट करना, बॉल जब हमारी तरफ आती है उसको कैच करना। क्लियर है? तो जब भी हम फोर्स शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगाते हैं, दैट फिनोमेना इज नोन एज द इंपल्स। क्लियर? अब इसके केसेस देखते हैं। अगर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्स होगा, वेरिएबल हुआ, कांस्टेंट हुआ, तो क्या होने वाला है। तो मैंने बहुत सिंपल कर दिया बच्चों। इंपल्स का क्वेश्चन आता है तो सिर्फ 4 मेथड है और उन 4 मेथड को लगाओ, अप्लाई करो जो वहां पे सूट हो रहा है और आंसर निकालो मजे से। क्लियर है? और वो पहला मेथड है, इफ क्वेश्चन में दिया है कांस्टेंट फोर्स, कोई नंबर दिया हो 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, बस कांस्टेंट फोर्स दिया है, तो उस केस में सीधे मतलब आंख बंद करके इंपल्स को जे से डिनोट करती है बुक्स। क्या करो, खुशी खुशी फोर्स इनटू टाइम कर दो। टाइम दिया होगा सेकंड के अंदर, फोर्स से मल्टीप्लाई कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। दूसरा, अगर आपको वेरिएबल फोर्स दिया हो, वेरिएबल फोर्स पूछे, वेरिएबल फोर्स मतलब आपका फोर्स जो है वो टाइम का फंक्शन है। आपका फोर्स जो है वो टाइम का फंक्शन है, मतलब टाइम की वैल्यू चेंज होगी, फोर्स बाबा भी चेंज होंगे। टाइम की वैल्यू चेंज होगी, फोर्स भी चेंज होगा, मतलब आपका फोर्स वेरिएबल है जो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एग्जांपल दूंगा बच्चों, ये देखो F इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1, इसे रैंडम इक्वेशन लिखा है मैंने। अब बताओ यहाँ पर टाइम की वैल्यू 1 रखेंगे तो फोर्स का कुछ वैल्यू और आएगा, टाइम की वैल्यू 2 रखेंगे तो फोर्स का वैल्यू चेंज हो रहा है, टाइम की वैल्यू 3 रखेंगे, फोर्स का वैल्यू वापस चेंज हो रहा है। क्या यहाँ पर हमारा फोर्स टाइम पे डिपेंड कर रहा है? यस, हमारा फोर्स टाइम पर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए इसको हमने वेरिएबल फोर्स बोला। ठीक है, तो जब भी वेरिएबल फोर्स होगा, इंपल्स कैसे निकालेंगे भाई? जब भी वेरिएबल फोर्स होगा तो मैं इंपल्स निकालूंगा बाय इंटीग्रेशन मेथड। कौन सा मेथड? बाय इंटीग्रेशन मेथड। ये लिखा मैंने f, ये लिखा मैंने dt, इसको किया मैंने इंटीग्रेट। लिमिट लगा देंगे बेटा, जीरो जो भी होगा हमारे पास टाइम, सपोज t1 से लेके t2 तक, 2 to 3 जा रहा है तो वो लगाएंगे, 0 to 2 है तो 0 to 2 लगाएंगे। फोर्स रखा, dt रखा, फंक्शन को इंटीग्रेट करो, लिमिट्स लगाओ, यू विल गेट द आंसर। ये तो हुआ वेरिएबल फोर्स वाला बात। खुश हैं हम, कांस्टेंट फोर्स, वेरिएबल फोर्स आया तो हो गया समझ में। अब क्वेश्चन में फोर्स ही गिवन नहीं, वाह, हमें एग्जाम गेम क्या रहा है, क्वेश्चन में फोर्स दिया ही नहीं, अभी कैसे निकालेगा इंपल्स? उसने आपको क्या दिया है? वेलोसिटीज दिया है, वेलोसिटी गिवन है या फिर मोमेंटम गिवन है, ऐसा कुछ दिया है। तो अब हमें जैसा कि पता है कि यार ये जो इंपल्स है हमारा,
ये फोर्स इनटू टाइम होता है, बहुत बढ़िया। और फोर्स जो है हमारा वो होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, ये भी हमें पता है, ठीक है। तो टाइम से टाइम कैंसिल हो गया, तो क्या इम्पल्स को हम लोग ये लिख सकते हैं, इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। यस वी कैन राइट इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। कुछ हमारे प्यारे से नन्हे से गोचू बच्चे ये बोल देते हैं कि इम्पल्स इक्वल टू मोमेंटम है, नहीं, इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम है। इम्पल्स इक्वल टू क्या है, चेंज इन मोमेंटम। इसलिए आपको एक चीज दिखेगा, इम्पल्स की यूनिट और मोमेंटम की यूनिट सेम है ना। इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, तो यह आ गया डेल्टा पी, पुट ओवर देयर एम वी माइनस एम यू, इसको हम लोग लिख सकते हैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम मतलब मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। तो इंपल्स का फॉर्मूला वेलोसिटी के टर्म में भी आ गया, इंपल्स का फॉर्मूला मोमेंटम के टर्म में भी आ गया, डन। अब भाई फोर्थ मेथड क्या है, फोर्थ मेथड क्या है, फोर्थ मेथड है ग्राफिकल मेथड। फोर्थ कौन सा मेथड है हमारा, ग्राफिकल मेथड। अभी ग्राफिकल मेथड क्या होने वाला है, जब हमारे को ग्राफ दिया हो, ये ला शानदार ग्राफ, जब हमें ग्राफ दिया हो, किसके बीच में ग्राफ दिया हो, फोर्स और टाइम के बीच में। याद रखना किसके बीच में ग्राफ दिया हो, फोर्स और टाइम के बीच में। यार ये ग्राफिकल मेथड का फंडा क्लियर है, जब जैसे फोर्स इनटू टाइम हो रहा है, ठीक है ना, तो फोर्स इनटू टाइम हो रहा है, तो आप इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाओ और वो जो भी कर्व आएगा उस कर्व के अंदर में जो एरिया है वो आपका, वो उनका प्रोडक्ट है, सिंपल टर्म में। जैसे कि अगर सपोज अगर हम लोग देखें हमें वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी क्या निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। लेट अस चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो जब आप एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करोगे, ठीक है ना, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करोगे, तो जो भी कर्व आएगा, जो भी लाइन आएगा, उस कर्व के अंडर में जो एरिया है वो आपका चेंज इन वेलोसिटी होगा। उसी तरह फोर्स और टाइम का मल्टीप्लिकेशन है हमारा इम्पल्स। लेट अज्यूम ये ग्राफ आ रहा है, ये कर्व आ रहा है, ठीक है, इस कर्व, इस ग्राफ के अंडर में ये जो एरिया है, दिस इज आर इम्पल्स। तो इम्पल्स इज व्हाट, एरिया अंडर एफ टी कर्व। क्लियर हो गया, एरिया अंडर एफ टी कर्व। ये एक अच्छा सा पॉइंट मिल गया है हमें, ले लो चलो स्क्रीनशॉट इसका भी, और चलते हैं फिर आगे। अब इम्पल्स हो गया हमारा, इम्पल्स के चारों पॉइंट्स भी क्लियर हो गए, चारों मेथड भी क्लियर हो गए। आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं, बाबा न्यूटन का थर्ड लॉ, बाबा न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन बाबा का थर्ड लॉ क्या बोलते हैं, न्यूटन बाबा का थर्ड लॉ है एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आप फुटबॉल को किक मारोगे तो फुटबॉल भी आपको किक मारेगी। यस, अगर आप फुटबॉल को किक मारोगे तो फुटबॉल भी आपको किक मारेगी। बे आप फुटबॉल को मार के देखो, या फिर जैसे इस वॉल पे, यहाँ पे हमारी वॉल पे आप बैठे बैठे आराम से एक पंच मारो। जब आप वॉल पे पंच मारते हो, ऑब्वियसली वॉल पे लगती है, वॉल को भी लगती है, वॉल पे फोर्स अप्लाई होता है। जितना फोर्स आपने वॉल पे अप्लाई किया उतना ही फोर्स वॉल भी आपके ऊपर अप्लाई करेगी, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। दैट्स व्हाई हमने फोर्स अप्लाई ऐसे किया था, वॉल ने फोर्स ऐसे अप्लाई किया, फोर्स उतना ही लगेगा। एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन, एक्शन ये रहा, रिएक्शन ये रहा, इक्वल है और अपोजिट है। न्यूटन बाबा का थर्ड लॉ, न्यूटन्स third law. This is every action have equal and opposite reaction. Every action have equal and opposite reaction. मस्त पॉइंट आ गया, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बेस्ट है। अब बेटा ये तो हो गया, मतलब ये रहा ए बी के ऊपर फोर्स लगा रहा, बी ए के ऊपर फोर्स लगा रहा, एफ बी है। ये न्यूटन बाबा के लॉ समझ लिया भैया, हमें अच्छे से समझ में आ गया न्यूटन बाबा का लॉ क्या है।
अब यहीं पर कुछ और भी पॉइंट्स हैं, वो भी मैं क्लियर करवा देता हूँ। एक न्यूटन अंकल के इस पूरे सिनॉप्सिस में एक और पॉइंट आता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या आता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बहुत बढ़िया टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यार कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्या है? जब भी सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो, व्हेनेवर सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो है तो होगा क्या? जब सिस्टम का नेट फोर्स जीरो है तो आपको पता है कि नेट फोर्स इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो ऑब्वियसली यहां से हमें ये मिलेगा कि चेंज इन मोमेंटम भी जीरो है, तो वी कैन से दैट चेंज इन मोमेंटम जीरो है। इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम किसके इक्वल है? फाइनल मोमेंटम के इक्वल है। मतलब सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व है, सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट है। तो इस फिनोमेना को बोलते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कब अप्लाई कर सकते हो? जब सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो। अभी एग्जांपल क्या है भाई? एग्जांपल है आपका ये वाला बुलेट और गन वाला। ध्यान दो, बुलेट और गन वाला एग्जांपल है। पहले बुलेट गन के अंदर रेस्ट पर थी और गन भी रेस्ट पे था। हमने फायर किया, फायर करने पर जो भी फोर्स लगता है वो इंटरनली लगता है ना। ऐसा नहीं है सर हमने फायर किया तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, नहीं। तो फायर करने पर जो भी फोर्स लगता है वो सिस्टम के अंदर ही लगता है। दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज द इंटरनल फोर्स। उस इंटरनल फोर्स की वजह से एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, मतलब मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा। जितना इनिशियल मोमेंटम है उतना ही फाइनल मोमेंटम रहेगा। बच्चा लोग, आफ्टर फायरिंग क्या होता है कि ये जो बुलेट है वो v वेलोसिटी से जाती है और हमें दिखेगा इसका मास स्मॉल m है, इसका मास कैपिटल M है। देखो स्मॉल m इंटू वी आया, ठीक है, फाइनल की बात कर रहा हूं मैं। स्मॉल m इंटू वी आया और इसका वेक्टर फॉर्मेट में लिख दो, देखो डायरेक्शन पता लगेगी। प्लस ये होगा कैपिटल M इंटू इसको कैपिटल V लिखते हैं वेक्टर फॉर्मेट में। इफ दिस इज जीरो तो ये भी जीरो के इक्वल करते हैं, तो आपको ये मिलेगा mv इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कैपिटल M इंटू वी। मतलब क्या हुआ कि अगर बुलेट हमारे पॉजिटिव x में गई है तो हमारे गन नेगेटिव x में कैपिटल V वेलोसिटी के साथ जाएगी। गन हमारे नेगेटिव x में कैपिटल V वेलोसिटी के साथ में जाएगी। क्लियर हो गया? और उसकी वैल्यू क्या होगी? स्मॉल m इंटू वी डिवाइड बाय कैपिटल M करोगे तो वो मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से करते हैं। एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब वाले करते हैं। बॉम्ब इनिशियली रेस्ट पे होता है, एक्सप्लोड होता है, सारे पार्टिकल इधर उधर जाते हैं, तो उन सारे पार्टिकल का मोमेंटम निकालो, वेक्टर फॉर्मेट में रखो, क्योंकि हर पार्टिकल की डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट होगी। उसको ऐड करो, इक्वल टू जीरो करो, आपको जो भी एक सेगमेंट की वैल्यू वेलोसिटी निकालनी होगी वो मिल जाएगा। तो एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एग्जांपल है। बुलेट गन भी इसका एग्जांपल है। हमारे वो बोट से मैन जंप करता है, तो अगर मैन ने पॉजिटिव एक्स में डायरेक्शन जंप की तो वो जो बोट है वो नेगेटिव एक्स में जाती है। क्यों जाती है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इनिशियली बोट और मैन एक ही सिस्टम पे थे, वो रेस्ट पे थे। जब मैन ने जंप किया तो सिस्टम के एक पार्टिकल ने सिस्टम के दूसरे पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई किया। ये तो घर की बात हो गई, इंटरनल फोर्स हो गया, नो एक्सटर्नल फोर्स, मतलब मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मोमेंटम कंजर्व है तो अगर वो मैन पॉजिटिव एक्स में जंप कर रहा है, देखो यहाँ पे देखो m इंटू वी हुआ तो दैट इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एम वी होगा, तो बोट अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगी। ये भी एक हमारे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का पार्ट है। अब ठीक है, लॉज ऑफ मोशन का ये वाला एक सेगमेंट तो मैंने आपको बताया कि क्या क्या होता है, बट लॉज ऑफ मोशन में कुछ और भी चीजें हैं, कुछ और भी फोर्सेस हैं जो हमें पता होने चाहिए। एक और चीज है फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, वो भी हमें आना चाहिए। क्या है फ्री बॉडी डायग्राम और अदर फोर्सेस, वो देखते हैं हम लोग। लेट अज्यूम, मैं आपको एक ही डायग्राम में सब कुछ बताने वाला हूं कि ये रहा हमारा मास m। क्लियर है? मास m को हमने क्या किया है? ग्राउंड पे अटैच किया हुआ है, और ये है हमारा दूसरा मास m1 है, ये m2 है, दोनों ग्राउंड से अटैच है, और यहां पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, कैपिटल है एक्सटर्नल फोर्स। बेटा ध्यान देना है, सबसे पहले मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जा रहा हूं। इसका एफबीडी आपको बना के दिखाऊंगा। क्या है एफबीडी? इस m1 को आप सेपरेट कर दीजिए। ओके, m1 को सेपरेट किया। m1 पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? मुझे तो m1 पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता हुआ दिखाई दे रहा है। धरती माता लगाएगी इस मास पे, जो लगाएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। हमेशा धरती माता टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ लगाती है, तो हमारे केसेस में वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगे हुए दिखाई देंगे ग्रेविटेशनल फोर्स।
और ये मास m1 आपको किसके साथ टच में दिखाई दे रहा है, या ये मास मुझे सिर्फ ग्राउंड के साथ में टच में दिखाई दे रहा है, कांटेक्ट में दिखाई दे रहा है। तो जब भी कोई दो बॉडीज कांटेक्ट में होती है, जैसे यहाँ पर ग्राउंड और m1 कांटेक्ट में है, एक दूसरे के टच हो रहे हैं, जब भी कोई दो बॉडी कांटेक्ट में होती है तो एक फोर्स अप्लाई होता है जिसको बोलते हैं हम नॉर्मल रिएक्शन। जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कब आता है? आई थिंक अभी क्लियर हो गया होगा, जब बॉडीज कांटेक्ट में होती है, इसीलिए नॉर्मल रिएक्शन को कांटेक्ट फोर्स भी बोला जाता है। तो ग्राउंड m1 के साथ कनेक्टेड है, तो ग्राउंड इस m1 पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ब्लॉक भी इस ग्राउंड पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में और सेम मैग्नीट्यूड का। एवरी एक्शन है इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन। तो ग्राउंड के साथ में m1 है, तो m1 पे ग्राउंड ने फोर्स लगाया, नॉर्मल रिएक्शन लगाया अपवर्ड डायरेक्शन में, दिस इज n1। ग्रेट, ओके। अब और किसके साथ टच में है बेटा? ये स्ट्रिंग के साथ टच में है। एक चीज याद रखो, स्ट्रिंग की वजह से एक फोर्स आता है जिसको बोला जाता है टेंशन। स्ट्रिंग की वजह से एक फोर्स आता है जिसको बोला जाता है टेंशन। और टेंशन है क्या? टेंशन एक पुलिंग फोर्स है। क्या है टेंशन? एक पुलिंग फोर्स। टेंशन क्या है? चलो, पुलिंग फोर्स है। टेंशन इज ए पुलिंग फोर्स। हमेशा आप किसी भी बॉडी पे टेंशन दिखाना है तो आउट टुवर्ड्स द स्ट्रिंग दिखाओ और अवे फ्रॉम द बॉडी दिखाओ। पुलिंग फोर्स है तो ऑब्वियसली अवे फ्रॉम दिखाओगे, अवे फ्रॉम बॉडी। और सीधी बात है यार, टुवर्ड्स द स्ट्रिंग दिखा दो। अब ये रही स्ट्रिंग, कौन से डायरेक्शन में है? इस बॉडी के लिए नेगेटिव एक्स में है, ठीक है ना। अवे दिखाना है, स्ट्रिंग की तरफ दिखाना है, तो ये दिखाया हमने टेंशन टी। और जनरली बहुत सारे केसेस में हम स्ट्रिंग का मास नहीं दिया है तो मासलेस अज्यूम करते हैं, इनएक्सटेंसिबल अज्यूम करते हैं। मतलब जितने एक्सेलरेशन से ये m1 मूव कर रहा होगा उतने ही एक्सेलरेशन से ये m2 भी मूव कर रहा होगा। ये स्ट्रेच नहीं रहेगी, इसकी लेंथ इतनी ही रहने वाली। तो सपोज m1 इस फोर्स की वजह से a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो m2 भी a एक्सेलरेशन से मूव करेगा। इसके अलावा इस पर एक और एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, वो है कैपिटल F। आई थिंक सब लोग क्लियर हो गए होंगे फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या होता है, कि जितने भी फोर्सेस लगते हैं ना उस बॉडी पे, वो सबको आप ड्रॉ कर दो तो आपको क्या मिलेगा? एक डायग्राम मिलता है, उसको हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। बेसिकली फोर्स एनालिसिस करते हैं हम फ्री बॉडी डायग्राम में, जितने भी फोर्सेस बॉडी पे लगते हैं वो सब दिखा दो आप। मोशन की टेंडेंसी दिखाई दिया, एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। बच्चों m2 का भी बनाओ चलो फ्री बॉडी डायग्राम। दिस इज आर m2, ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ये पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, ये लगा टेंशन टी, ठीक है। और इस पे लगा नॉर्मल रिएक्शन n2, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया m2, और ये भी a एक्सेलरेशन के साथ में मूव करेगा क्योंकि ये दोनों सेम स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है और स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, मासलेस है, तो जितने एक्सेलरेशन से m1 मूव करेगा उतने से ही वो m2 को भी मूव कराएगा। डेफिनेटली आप खुद भी देखो यार, दो ब्लॉक को कनेक्ट कर दो एक स्ट्रिंग के थ्रू, फर्स्ट ब्लॉक को खींचोगे, फर्स्ट ब्लॉक जितने एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा सेकंड ब्लॉक भी उतने ही एक्सेलरेशन से मूव करेगा बच्चा लोग, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम बना दे, एकदम परफेक्ट बना है। m2 पे मेरे हिसाब से और कोई फोर्स लग नहीं रहा है, सिर्फ ये इस स्ट्रिंग से कनेक्टेड था तो उसकी वजह से टेंशन आया, पुलिंग फोर्स है, अवे फ्रॉम द बॉडी से दिखा दिया। स्ट्रिंग m2 में राइट साइड में है तो मैंने राइट साइड में टेंशन लगा दिया, बेस्ट है। नाउ ये सॉरी लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड में लगा दिया है, नेगेटिव एक्स की तरफ। अब न्यूटन बाबा की इक्वेशन लिखेंगे बच्चा लोग, न्यूटन बाबा की डेफिनेटली इक्वेशन लिखेंगे। एक्स डायरेक्शन में लिखते हैं पहले m1 ब्लॉक के लिए, एक लाइन बोल रहा हूं दिमाग में बैठा लो। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जो फोर्स है या फिर मोशन की डायरेक्शन में जो फोर्स है, जैसे यहां पर F है, उसको पॉजिटिव लो। और कौन सा फोर्स दिखाई दे रहा है एक्स डायरेक्शन में? मुझे ये टेंशन भी दिखाई दे रहा है, बट टेंशन एक्सेलरेशन के अपोजिट में है, नेगेटिव लगा दो। और कोई फोर्स एक्स डायरेक्शन में नहीं है m1 ब्लॉक के लिए, और तो कोई फोर्स नहीं है, ये दोनों ही फोर्स है। आ गया नेट फोर्स, आ गया पॉजिटिव में रखा है इसको क्योंकि वो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में था, नेगेटिव में रखा क्योंकि एक्सेलरेशन के अपोजिट में था, मोशन के अपोजिट में था। दैट इक्वल टू नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। न्यूटन बाबा का सेकंड लॉ, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास है m1 इनटू एक्सेलरेशन। ग्रेट, इसका एक्स डायरेक्शन का इक्वेशन बन गया। वाई डायरेक्शन में क्या बॉडी वाई में मूव कर रही है, वाई में एक्सेलरेट कर रही है? नहीं कर रही है, वाई में कोई एक्सेलरेट नहीं कर रही है, वाई में तो मूव ही नहीं कर रही है।
तो जब y में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है तो क्या y में नेट फोर्स जीरो होगा? डेफिनेटली y में नेट फोर्स जीरो होगा। इफ y में नेट फोर्स जीरो है तो क्या मैं बोल दूं अपवर्ड फोर्सेस जितने होंगे उतने ही डाउनवर्ड फोर्स होंगे? यस, नेट फोर्स इज जीरो इन y डायरेक्शन, तो नेट अपवर्ड फोर्स इन y डायरेक्शन इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स, तभी तो टोटल फोर्स इन y डायरेक्शन जीरो हो जाएगा। ठीक है, हो गया ये भी काम। अब M2 ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखिए। M2 ब्लॉक में x डायरेक्शन में इक्वेशन लिखते हैं पहले तो। अरे x डायरेक्शन में एक ही फोर्स है, वो भी एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में है, टेंशन है पॉजिटिव रखा, ये M2 इनटू है, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। M2 भी y डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है तो अपवर्ड फोर्सेस है N2 इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स M2G। ये सारी इक्वेशन बन गई। इन इक्वेशंस का यूज करके सॉल्व करके आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। बच्चा लोग, अब यहाँ पर मैं आपको एक जुगाड़ मेथड बताऊंगा जिसमें बिना टेंशन का यूज किया आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हो। और वो जुगाड़ मेथड में क्या है, एक्सेलरेशन निकालना हो किसी भी सिस्टम का, ये पूरा सिस्टम ले लो एक, दैट होल सिस्टम इक्वल टू नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। देखिए नेट फोर्स क्या होगा, टोटल मास आ जाएगा, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, और वो नेट पुलिंग फोर्स बोल सकते हैं यहाँ पर। आप मुझे बताइए कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इस सिस्टम में। एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स पॉजिटिव, एक्सेलरेशन के अपोजिट इधर की तरफ लग रहा होगा टेंशन टी नेगेटिव, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में टेंशन टी इधर भी लग रहा है इस पॉइंट पे पॉजिटिव, डिवाइड बाय टोटल मास m1 प्लस m2 कर दो। इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर, t से t कैंसिल, a इक्वल टू f अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ से एक्सेलरेशन मिलता है, वैल्यू एक दूसरे में सब्स्टिट्यूट करो, यू विल गेट द आंसर। आई थिंक मैंने आपको नॉर्मल रिएक्शन के बारे में बता दिया है, कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं, टेंशन के बारे में बता दिया है, स्प्रिंग का स्ट्रिंग रोप का फोर्स जिसको बोल सकते हैं हम लोग, पुलिंग फोर्स होता है, अवे फ्रॉम द बॉडी लगता है, स्ट्रिंग के डायरेक्शन में ही टेंशन को लगाना है आपको बॉडी पे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना भी समझा दिया है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्लियर हो गया है, न्यूटन बाबा के तीनों लॉ क्लियर हो गए। तो ये हमारे विदाउट फ्रिक्शन के अंदर मैक्सिमम पार्ट हमने कवर कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्प्रिंग फोर्स जो होगा वो भी देखते हैं किस तरीके से, और कुछ फ्री बॉडी डायग्राम के क्वेश्चंस क्लियर करेंगे। एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे लेविस थ्योरम, शॉर्ट ट्रिक है, वो भी बताया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझा होगा, जितना शेयर हो सके उतना करिए। इसी तरह से रिवीजन की और भी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे, लेटेस्ट अंकित सर का ग्रेविटेशन आया था, टॉपर सीरीज चल रही है बच्चों, कल ही उसका लास्ट अभी वीडियोस आए हैं, तो वो भी देखिए। स्टे मोटिवेटेड और स्टे ट्यून विद द चैनल। बाय बाय, जय हिंद।